हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस आपको हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो देखिए, बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं नरपति नाल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, नरपति नाल पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की सुप्रसिद्ध रचना बीसल देव रासो के कवि हैं। पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की ये सुप्रसिद्ध रचना है बीसल देव रासो, जिसके कवि हैं नरपति नाल। और बीसल देव रासो की रचना 14वीं शती विक्रमी की मानी जाती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। विसलदेव रासो की रचना 14वीं शती विक्रमी की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए, तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द, जिनकी उत्पत्ति तो कहाँ से हुई है? जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है, पर वो अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बदल गए हैं। तो ऐसे शब्द आपके होते हैं तद्भव शब्द, जैसे कि आपका सूरज हो गया, और हो गया आपका आग। ऐसे ही इन ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में आपका हो जाएगा पूर्णमासी। तो इनमें से पूर्णमासी जो है आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, छंद की बात करें तो छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खुश या फिर आह्लादित। खुश या आह्लादित यानी कि प्रसन्न करना। आह्लादित मतलब प्रसन्न करना, खुश या प्रसन्न करना। छंद का शाब्दिक अर्थ है, देखिए, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से आह्लाद यानी प्रसन्नता जो पैदा होती है, उसे क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। और छंद का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन थे? तो आपको ये भी पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं, इसलिए छंद को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखेंगे। बताएं, पिंगल शास्त्र के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में छंद 2-3 ऑप्शन और दे दिए जाएंगे आपको, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो पिंगल शास्त्र है, पिंगल शास्त्र है, तो पिंगल शास्त्र के नाम से किसे जाना जाता है? छंद को जाना जाता है। छंद को पिंगल शास्त्र नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके प्रणेता कौन थे? आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल इसके प्रणेता माने जाते हैं, इसलिए छंद को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। और छंद के कितने अंग होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे 7 इसके अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देखिए, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पुनः धन
जन्म। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये किस संधि का उदाहरण है, देखने से पता चल रहा है ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। ये ध्यान रखेंगे, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। और विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो संधि बनती है उसे क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विसर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद है आपका 343, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। और संविधान के अनुच्छेद 344 की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग व संसद की समिति का उल्लेख है। ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 344 में क्या उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग व संसद की समिति का उल्लेख है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और आपका भारत संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, ये है आर्टिकल 343। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कहते हैं। तो देखिए, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु क्या है, करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखें, गली गली है। तो देखिए, गली गली क्या है ये बताना है। तो गली गली है आपका पुनरुक्त शब्द। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। जैसे कि आपका गली गली हो गया, ऐसे ही आपका बार 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 हो गया, और आपका हो गया जाते जाते, और आपका खेलते खेलते, खेलते खेलते। तो ये सभी शब्द आपके क्या हो जाएंगे, पुनरुक्त शब्द हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, इनमें से आपको बताना है कि बेमेल शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, मारुत, समीर और अनिल की बात करते हैं तो मारुत, समीर और अनिल जो हैं ये वायु यानी कि हवा के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनल जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये आग का पर्यायवाची है। तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेमेल ही बताना था, बाकी सब एक जैसे हैं लेकिन ये अलग हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शांत रस का स्थायी भाव है। तो देखिए, शांत रस जो होता है इसका स्थायी भाव बताना है। क्या हो जाएगा शांत रस का स्थायी भाव, निर्वेद। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निर्वेद का मतलब क्या होता है, घृणा या फिर ग्लानि। तो निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे कहते हैं। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच हो अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच हो तो उन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और व, ये आपके हैं अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से अनिश्चयी वाचक प्राणीबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो देखिए, इनमें से अनिश्चयी वाचक प्राणीबोधक सर्वनाम बताना है तो ये हो जाएगा आपका कोई, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। और क्या की बात करें तो ये क्या है, ये वस्तुबोधक प्रश्नवाचक
वस्तु बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो क्या होता है, ये क्या होता है, ये वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और कोई जो होता है ये अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम होता है। तो आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है। डेली शाम 5 बजे आप सभी को एक क्लास मिलती है जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा समझाया भी जाता है किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप सभी लोग इनको जरूर ध्यान में रखें और इस सेशन को आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? तो देखिए, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था किसने? वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भक्ति के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? भक्ति के क्षेत्र में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का साधन मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। और पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है नाम सेवा, नाम सेवा, और दूसरा होता है स्वरूप सेवा, स्वरूप सेवा। तो पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा कितने प्रकार की होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे 2 प्रकार की सेवा होती है, नाम सेवा और स्वरूप सेवा। और देखिए, वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया है शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को ही पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो देखिए, आपके सिलेबस में नहीं है वैसे समास, लेकिन आपको यहाँ पे मैं आंसर बता देती हूँ। दाल रोटी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो देखिए, बादल राग जो कविता है ये कितने खंडों में प्रकाशित है? ये आपके 6 खंडों में प्रकाशित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादल राग कविता के रचनाकार कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार है। देखिए, बादल राग कविता 6 खंडों में है जो कि अनामिका में संकलित है। ये ध्यान रखेंगे, निराला जी ने इसका संकलन किसमें किया है? अनामिका में। अनामिका में इनकी एक रचना है अनामिका, जिसमें ये संकलित है। बादल राग कविता 6 खंडों में है जो कि अनामिका में संकलित की गई है। और अनामिका जो है ये निराला जी का प्रथम कविता संग्रह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाए कि बताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? तो ये है अनामिका। और अंतिम जो काव्य संग्रह है इनका, ये कौन सा है? सांध्य कांकली। सांध्य कांकली ये इनका अंतिम काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है इसको कहा जाता है क्या? विप्रथ स्वर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में शामिश का विपरीतार्थक शब्द है। तो देखिए, शामिश का विपरीतार्थक यानी कि इसका अपोजिट जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका विलोम निरामिष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा? तो देखिए, आपको एक आध दिन पहले की क्लास में मैंने आदिकाल को बहुत अच्छे से समझाया है, किसे कहा जाता है आदिकाल। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा ये भी आपको बताया था। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस देखी होंगी उनको ये आंसर आ गया होगा। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर बताएं जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था किस लेखक ने? राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, कूड़े पर गुलाब डालना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
कृतज्ञ के साथ नेकी का व्यवहार, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है यहाँ पे ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रात्रि। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का, पीपर पाद सरिस मन डोला में अलंकार है। तो देखिए पीपर पाद सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें है आपका उपमा अलंकार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर होता है उपमा अलंकार, ये भी आपको पता रहना चाहिए। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहते हुए भी उपमेय के साथ उपमान के सादृश्य का वर्णन हो, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे अगर देखें, पीपर पात सरिस मंडोला, ये जो आपका यहाँ पे एक पंक्ति दी हुई है, यहाँ पर जो मन है, देखिए मन है उपमेय, मन क्या है? उपमेय है। और पीपर पात जो है ये है उपमान, पीपर पात है वो क्या है? उपमान है। सरिस जो है ये क्या हो जाएगा? वाचक पद हो जाएगा, वाचक पद है सरिस। और डोला जो है ये साधारण धर्म है। तो ये ध्यान में रखना है, उपमान और उपमेय की जहाँ पर क्या की जा रही हो, तुलना की जा रही हो, तो वहाँ पे होता है आपका कौन सा? उपमा अलंकार। तो यहाँ पे पीपर पात आपका उपमान, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपमेय। मन जो हो जाएगा ये आपका उपमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ये ध्यान रखना है, जहाँ पे तुलना की जाती हो वहाँ पे होता है आपका उपमा अलंकार। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए रात को 8 बजे आप सभी को आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। साथ ही साथ उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स बताए जाने वाले हैं। तो आप नोटबुक लेके ज़रूर बैठिएगा 8 बजे वाली क्लास को देखने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है वो क्लास, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएंगे उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, साथ ही साथ उनको रिवाइज करते रहें। और उससे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज कराई जाएगी, तो आप क्विज ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जाते हैं, तो आप क्विज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।